बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 का चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या है। बच्चों इसके पहले जो हमने जब क्लास अटेंड किया था स्कूल में तो उसमें हमने जो है रियल नंबर्स के वास्तविक संख्या और संख्या कितने प्रकार की होती हैं यानी कहने मतलब कि 9 सिलेबस तक हमने जो है रिविज़न करा चुका था। तो अब आते हैं क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहला हमको टॉपिक पढ़ना है प्रमेयिका और एल्गोरिथम। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि प्रमेयिका यानी लेमा, एल्गोरिथम ये दोनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रमेयिका समझते हैं कि प्रमेयिका जैसे हम लोग अभी तक जो है 9 में जैसे बहुत सारे प्रमेय को सिद्ध किया थ्योरम, तो वही थ्योरम वो क्या होता है कि प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में होता है। यानी ये प्रमेयिका पहले से ही सिद्ध किया गया रहता है जिसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं किसी भी त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बच्चों क्या है कि सिद्ध किया हुआ कथन है। ये क्या है, प्रमेय है, प्रमेयिका है, पहले से सिद्ध किया गया कि कोई भी त्रिभुज है और इसके यदि हम लोग तीनों कोणों का योग करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमको 180 अंश मिलता है। अब इसी के सहायता से हम लोग देखिए दूसरा जो है सिद्ध करेंगे प्रमेय कथन। तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम में देखिए बच्चों ये क्या होता है, सुपरिभाषित चरों की एक ऐसी श्रेणी होती है। यानी ये क्या होता है, सुपरिभाषित चरों की एक श्रेणी होती है जो किसी समस्या के समाधान या हल की क्या होती है, विधि प्रदान करती है। यानी ये क्या होती है, किसी जो है समस्या, किसी क्वेश्चन को हल करने की क्या होती है, एक विधि होती है, एक जो है प्रक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग उदाहरण ले लें कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो ये क्या है, एक कथन हुआ है। ये क्या है, एक कथन हुआ है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब एक कथन है तो ये देखिए इसको सिद्ध यदि करना है तो हम लोग किसकी सहायता लेंगे, इस कथन की सहायता लेंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसकी सहायता से हम लोग ये जो है कथन सिद्ध कर रहे हैं। तो ये कथन क्या हुआ, एक प्रमेय हुआ। अब देखिए इसकी सहायता से इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी डी हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है तो हम लोग क्या करते हैं, इस चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच लेते हैं। इस विकर्ण से देखिए ये जो चतुर्भुज क्या होता है, दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश इस प्रमेय की सहायता से। और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश, और दोनों का योग कर देंगे तो इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो ये देखिए इस प्रमेय की सहायता से हम लोग इस जो है कथन को क्या किए, सिद्ध किए। तो ये जो कथन हुआ, ये जो प्रमेय है, ये क्या है हुआ, एक प्रमेयिका कहलाएगा। किसी सहायता से ये सिद्ध किया हुआ कथन है और इसी सहायता हम लोग दूसरा कथन सिद्ध कर रहे हैं। अब ये एल्गोरिथम में क्या होगा कि इसमें हम लोग जिन प्रक्रिया का प्रयोग किया है इस समस्या को हल करने में कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, इसको सिद्ध करने के लिए जिस विधि का, जिस प्रक्रिया का हमने प्रयोग किया है वो क्या कराएगा, एल्गोरिथम कराएगा। जैसे हमने इसमें क्या किया कि चतुर्भुज बनाया और उसके विकर्ण को मिलाया, फिर एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश दिखाया, फिर दूसरे का भी दिखाया। तो ये क्या हुआ, एक जो है ये सुपरिभाषित चरों की क्या है, एक श्रेणी है, एक प्रक्रिया है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब लोग हम लोग आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रमेयिका जो है यूक्लिड मैथमेटिशियन ने दिया था, गणितज्ञ ने दिया था, इसलिए उनके नाम पे। और ये दो धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन के संबंध में दिया था, इसलिए जो है इसका नाम पड़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें क्या होता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि a जो है b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ये b से छोटा है। तो हम लोग q और r इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये b क्या है और r क्या है, ये क्या है, b से बड़ा है। तो यहाँ पे q और r देखिए क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे भाग देखिए किसी बड़ी संख्या में किसी छोटी संख्या से भाग देते हैं तो जितनी भाग जाता है वो क्या होता है, भागफल होता है। और जितना शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग शेषफल बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं भागफल को, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो यही जो है ये q क्या है, क्वोशिएंट है यानी भागफल है, और r क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल। अब ये शेषफल हमेशा क्या होगा, ये जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, या तो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी आर जो है शेषफल हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, या जीरो भी हो सकता है। जैसे मतलब 4 में 2 से भाग देते हैं तो पूरी रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, जीरो आएगा। और यदि हम 5 में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और बी से क्या होगा, छोटा होगा। यानी इस भाजक कल जो है इस भाजक से क्या होगा, बी से
हमेशा आर क्या होगा, छोटा होगा। जैसे भाजक है, ये मान लीजिए 4 है, ये 4 क्या है, भाज्य है, और भाजक हम लोग 3 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे शेषफल कितना हुआ है, 1 हुआ है। यदि मान लीजिए यहाँ 5 आता तो शेषफल 2 आता, यहाँ 6 रहता तो शेषफल क्या होता, 3 नहीं आता, बल्कि क्या हो जाता, ये 2 बार चला जाता, और शेषफल उसी स्थिति में क्या आता, 0 आता। तो हमेशा ये यहाँ पे जो शेषफल क्या होगा, संभावित क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, जब यहाँ क्या रहेगा 3, और यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये आर है, जो यहाँ पे शेषफल है, वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, और क्या होगा, b से छोटा, और b हमारा क्या है, यहाँ 3 है, तो 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो पूर्णांक संख्या में, पूर्ण संख्या में क्या है, 3 है, तो 3 से छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं और a b से बड़ा है, तो q और हम लोग r इस प्रकार प्रयास कर सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी की तुलना देखिए हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से कर सकते हैं। यानी बड़ी संख्या को हम लोग क्या ले लें, भाज्य ले लें, और छोटी संख्या को भाजक भाग देते हैं, तो ये जो शेषफल हम लोग प्रमेय जानते हैं उसकी सहायता से भी दिखा सकते हैं। अब आगे हम बच्चों आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है बच्चों, देखिए कि ये भी जो है एल्गोरिथम है, ये क्या है, प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया किसके आधार पर दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के जो है विभाजन प्रेमिका के आधार पर दिया गया है, इसलिए इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये देखिए प्रक्रिया होता है, हमने पहले बताया था एल्गोरिथम। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है, यह 2 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की क्या है, एक विधि है, प्रक्रिया है। ठीक है, तो और ये हम लोग ऐसे अब कैसे किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से निकालेंगे, इसलिए इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये प्रक्रिया कैसे है, कैसे हम लोग 2 धनात्मक संख्याओं पूर्णांकों के बीच का जो है पूर्णांकों का जो है CF ज्ञात करेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो हम लोग पहले हम बता चुके हैं कि महत्तम समावर्तक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 6 और 12 है, तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकती है, तो इसमें क्या है, 6 है, सबसे बड़ी 6 ही संख्या है जो 6 को और 12 को दोनों को विभाजित कर सकती है। तो इन दोनों का HCF क्या हुआ, 6 हुआ। तो ये क्या है, एक चूँकि संख्याएं छोटी थे और सरल थी, इसलिए हम लोग जो है डायरेक्टली बता दिए, बट यदि बड़ी बड़ी संख्या हो तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ मेथड चाहिए। जैसे हमने जो है फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, गुणनखंड विधि पढ़ा है, और शेषफल ये भागफल विधि पढ़ा है, डिवीजन मेथड। तो एक यहाँ पर हम लोग अदर मेथड पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों के का HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे इसका जो प्रक्रिया क्या है कि मान लेते हैं कि A क्या है, B से बड़ा है, A B से बड़ा है, और A और B का हमको क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग आएंगे, पहले चरण में आएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में हम लोग क्या पढ़े हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ R क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और B से क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पर देखिए हो सकता है, हमने बताया कि ये R क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ यदि R का मान 0 है, तब यहाँ देखिए दूसरा स्टेप में हम बता रहे हैं कि यदि R का मान 0 है तब A तथा B का मान क्या होगा, B ही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल अभी लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और यदि R का मान 0 नहीं है, R का मान 0 नहीं है, R इज नॉट इक्वल टू 0, तब B और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का हम लोग क्या करेंगे, पुनः प्रयोग करेंगे। यानी यदि R ये 0 नहीं है तो B और R को हम लोग लेके यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पुनः लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग जो है इसको समझते हैं। तो आते हैं, जैसे यहाँ पे 28 और 176 है, इनका हमको क्या निकालना है, मौसा ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 176। 176 क्या है, 28 से बड़ी है। ठीक है, 28 से बड़ी है। तो यहाँ पे A कौन हुआ, 176 हुआ, और B कौन हुआ, 28 हुआ। तो A इक्वल टू जो है क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा A इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, और आर का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, और बी से क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पे A क्या है, 176 इक्वल टू बराबर, अब B का मान कितना है, 28 हो गया। अब गुणे Q का मान कितना होगा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 176 में 28 से भाग देंगे। तो ये देखिए कितने बार जाएगा, देखिए 6 बार चला जाता है, 8 छंग 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, तो यहाँ बच जाएगा आपका 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कहने मतलब कि Q का मान कितना होगा, ये देखिए Q हो गया, ये आपका Q है, ये R है।
ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ कितना 176/28 गुणे क्यू का मान कितना है 6। ठीक है, ये हमने जो है क्यू यहाँ नोटेशन दिया है, ये आया है इसका मान 6 और आर का मान कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो आर है, आर का मान कितना है 8 है। ठीक है, यही ना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आर का मान कितना है 8 है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कराएंगे, अगला स्टेप, यहाँ आर का मान 0 होता तब क्या होता, सीधे सीधे हो जाता, जो उनका ए और बी का मान होता है वो बी हो जाता लेकिन यहाँ पे आर का मान क्या है 8 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी और आर को लेके पुनः इक्विलिब्रियम प्रेमिका बनाएंगे। तो यहाँ देखिए बी का मान कितना है 28 है और आर का मान कितना है 8 है, और 28 क्या है 8 से बड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 28 और बी का मान कितना है 8, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, 8 गुणे 3 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। अब देखिए पुनः क्या है आपका, पुनः जो है यहाँ पे आर का मान क्या है 0 नहीं आया है। अब यहाँ पे देखिए आर का मान क्या है आपका 4 है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आर का मान जो है कितना है 4, ए 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए जो है इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम विभाजन प्रेमिका का पुनः उपयोग करेंगे। तब यहाँ लगाएंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या बी क्या है, बी है आपका 8 है और आर का मान कितना है 4 है, और 8 इसमें क्या है 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे पुनः जो है इक्विलिब्रियम विभाजन प्रेमिका द्वारा क्या हो जाएगा ए बराबर बी का मान 4 और क्यू बी का मान कितना होगा 4 दूनी 8, तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो रिमाइंडर कितना होगा 0 हो गया। तो यहाँ देखिए अब देखिए आर का मान कितना है 0 हो गया। ठीक है, अब इस चरण में आर का मान क्या हो गया 0 हो गया, तो यहीं पे जो मस होगा किसका 28 और 176 का मस कौन सा होगा भाई 4 होगा। कौन होगा 4, जो लास्ट स्टेप में जब जिस स्टेप में जिस चरण में आर का मान 0 आएगा उसी का जो बी होगा, इसमें बी का मान क्या है 4 है, तो वही क्या होगा दिए गए क्वेश्चन का दिए गए संख्याओं का क्या होगा मौसा होगा। तो 28 और 176 का मौसा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, तो यदि मान लीजिए 3 संख्याओं का हमको क्या करना है मौसा ज्ञात करना है, 3 संख्याओं का, सबसे पहले हम लोग 2 बड़ी संख्याओं का मौसा ज्ञात करेंगे और 2 दोनों बड़ी संख्याओं का मौसा आएगा उसको, और जो है छोटी संख्या का हम लोग मौसा निकालेंगे, जो अब इन दोनों संख्याओं का मौसा आएगा वो तीनों संख्याओं का होगा मौसा होगा। तो और एग्जाम्पल लेकर हम लोग जो है अगले इस वीडियो में आएंगे। अब तक के लिए बस इतना।